नमस्कार बच्चों। आशा करता हूं कि इससे पहले वाले वीडियो से बहुत सारी जानकारी आपने हासिल कर ली होगी और परीक्षा कैसे होनी है, कैसे लिखना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं सेकेंड टर्म के लिए, उस पर तो बाद में आएंगे। अभी परीक्षा रसायन शास्त्र की परीक्षा होनी अभी बाकी है, अभी बहुत समय है, उसमें हम लोग उस पर आएंगे। और ये जो परीक्षा ये भी शुरू होने में अभी 24 तारीख से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है और आज है 11 तारीख, तो अभी समय है, हम लोग उस पर बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। आज देर ही सही लेकिन मैं आपके सामने एक सैंपल पेपर के साथ जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा सब्जेक्टिव टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए, उसके साथ मैं हूँ। ये मेरे सामने है एक सेट 1 है, परीक्षा का सेट 1 है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या 19 है और उसमें से आपको 13 का जवाब करना है। और 13 का जवाब कैसे करना है इसका मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया था पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, ताकि उसको देखने से आपको परीक्षा का पैटर्न सिलेबस अगर पता हो तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे। हमें अगर ये पता हो कि हमें करना क्या है, क्या क्या पूछे जाएंगे, तो हम उसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मॉडल सेट 1 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि इसमें यही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1 से 19 तक दिया हुआ है, 1 से 7 तक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें से 5 का आंसर करना है, 8 से 14 तक जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें से 5 का जवाब देना है, और 15 से 19 तक जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें से 3 का जवाब लिखना है। और टोटल मिला के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। किसमें? अभी जो सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन होना है उसमें। तो देखिए यहाँ सेक्शन 3 सेक्शन में इसको बांटा है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेकेंड सेक्शन जो है सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। तो हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में पहला सवाल लिखता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, तो आपने ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। हम इसका सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो इसमें पहला सवाल व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो है कंसंट्रेशन, जो जनरल एक एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग, टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यही रेट कांस्टेंट का जो कंक्लूसिवली हम लोग निकालते हैं यूनिट वो है। तो कहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो अब k का वैल्यू अगर लिखते हैं आप, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, टू दी पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। दूसरा सवाल है स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। दूसरा, स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। मैं हिंदी में भी बता दूं कि इमल्सन का यहाँ हिंदी लिखा है, नहीं हिंदी लिखा है इमल्सन ही। इमल्सन जो है वो एक ऐसा कोलॉइडल मिक्सचर है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनको जब मिलाया जाता है तो वो बनाते हैं इमल्सन। तो मिल्क एक इमल्सन है, मिल्क एक इमल्सन है जो सबसे कॉमन इमल्सन है जो हमारे आसपास हम सब दिन देखते हैं। तीसरा सवाल है
राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, इसकी जानकारी थोड़ी सी दे दूं आपको। बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड मतलब द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड इसका हिंदी कहता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है। और अभी मैं जब लेक्चर दे रहा था, धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही चैप्टर शुरू किया हुआ था। आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं, इसमें डाउट अगर हो तो। कहते हैं कि वो एक ऐसा लिगेंड जो 2 लोन पेयर डोनेट करता हो सेंट्रल मेटल आयन को, 2 लोन पेयर, तो उसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन डाइएमीन भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इथेन 1,2 डाइएमीन, जिसको इथिलीन डाइएमीन भी कहा जाता है, इसका एब्रिविएशन EN इस्तेमाल करते हैं। ये सब बाइडेंटेट लिगेंड है। इसकी डेंसिटी 2 है। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब कहता है राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कंपाउंड दिया है। यहाँ NH2 है, यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है। तो यहाँ हमें लिखना होगा पेरेंट चेन 1 2 3, 3 कार्बन का पेरेंट चेन हमने लिख लिया। तो प्रोपेन टू अमीन, प्रोपेन इसका नाम हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन टू अमीन इसका नाम है, और ये प्रोपेन टू अमीन है। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन RNA, सॉरी DNA। 5 में DNA में शुगर यूनिट जो होता है, DNA अगर आपने पढ़ा है तो आप पढ़े होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है इसका नाम, फुल फॉर्म। और DNA एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में का हाइड्रोलिसिस करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलता है। न्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलता है। न्यूक्लियोसाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेस यूनिट और शुगर यूनिट मिलता है। तो उसमें जो शुगर यूनिट होता है वो राइबोज, लेकिन DNA में 2-डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज होता है। अगर आप चाहते हैं तो 2- नहीं भी लिखते हैं तभी आपको नंबर उतना ही मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज। राइट द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6,6। देखिए नायलॉन 6,6 का मोनोमर, नायलॉन 6,6 बड़ा ही फेमस एक पॉलीमर है जिसके मोनोमर्स हैं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, याद रखना चाहिए, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। दोनों में 6-6 कार्बन होता है, इसलिए इसका एब्रिविएशन 6 आया है। तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड को मिलाने से जो पॉलीमर बनता है वो है नायलॉन 6,6। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, इस पर नहीं जाना है। व्हाट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, 2 से 7% अल्कोहल, एलिमेंटल आयोडीन विथ KI इन इथेनॉल। ये एलिमेंटल आयोडीन मतलब I2 विथ KI, पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल, ये कहलाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बदले बेटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक है ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी 1-1 नंबर के थे, जिसमें से किन्हीं 5 का जवाब आपको करना है, और ये सेक्शन A में। अब आइए सेक्शन B में। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें भी 7 सवाल पूछे गए हैं और 5 का ही जवाब करना है, और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है। तो हमें 15 नंबर का जवाब इसमें से लिखना है। A reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction affected? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सेकेंड ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो रेट जो होगा बच्चों
वो हो जाएगा बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर 2, चूँकि सेकेंड ऑर्डर है। अब पूछता है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दे तो इसको अगर 2 गुना करेंगे तो रिएक्शन का रेट 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 गुना हो जाएगा। और कहता है कि हाफ कर दिया जाए, तो अगर आप हाफ कर दोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 टाइम हो जाएगा। तो आंसर हो गया। कितना आसान है। हमने करना क्या है कि जो लैंग्वेज लिखा है उसको हमने इक्वेशन में लिख लिया, और उस इक्वेशन में लिखने के बाद उसमें जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजी-सॉर्प्शन एंड केमी-सॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 9 याद दिला देता हूँ आपको, ये पढ़ाया हुआ है और ये इसके वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, फिजी-सॉर्प्शन एंड केमी-सॉर्प्शन। आपको याद दिला दूं कि यह जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो है सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में 2 तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, केमी-सॉर्प्शन एंड फिजी-सॉर्प्शन, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में अगर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक लंडन फोर्स, वैन डर वाल फोर्स हो तो उसको फिजी-सॉर्प्शन कहते हैं, और अगर वही केमिकल फोर्स हो जैसे कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह है तो उसको केमी-सॉर्प्शन कहते हैं। तो फिजी-सॉर्प्शन केमी-सॉर्प्शन में आप 3 डिफरेंस देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फिजी-सॉर्प्शन में कि फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक वैन डर वाल फोर्स एंड लंडन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजी-सॉर्प्शन, एंड केमी-सॉर्प्शन में लिख सकते हैं कि केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक कोवैलेंट बॉन्ड is या और डाइपोल इंटरेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमी-सॉर्प्शन। दूसरा लिख सकते हैं कि फिजी-सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसको एक बार डिसॉर्प्शन करा दिया फिर से एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। केमी-सॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। तीसरा डिफरेंस लिख सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन फिजी-सॉर्प्शन में कम होता है, केमी-सॉर्प्शन में ज़्यादा होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस है, 10-12 डिफरेंसेस है। आप चाहें तो इसका लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ देख सकते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 10 में IUPAC नेम लिखना है। CONH3 3Cl3, ये कोऑर्डिनेशन का ये सवाल है, और आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और वो तीनों नंबर के जो सवाल होते हैं उसमें से 2 ही टॉपिक है जो जिससे सवाल पूछे जाते हैं, एक नाम लिखना और दूसरा फॉर्मूला लिखना। तो इन दोनों टॉपिक पे आप कमांड कर ले, और ये ऑलरेडी वीडियो चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है, चौथा लेक्चर आ गया, 5वां 6ठा 7वां में आपको ये नोमेनक्लेचर तक का टॉपिक आ जाएगा। तो वहीं तक का सवाल पूछा भी जाता है। अगर नसीब खराब हो तब तो कोई बात नहीं, तो कहीं से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड है वो यही है कि नोमेनक्लेचर और फॉर्मूला लिखने से ही सवाल पूछा जाता है। तो इसका नाम अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले आपको रूल पता होगा, रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूल चाहते हैं आप तो वीडियो देखिए। इसका नाम होगा हेक्साएमीन। हेक्साएमीन कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3 आएगा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अमीन का स्पेलिंग यही होगा, क्योंकि यह एक स्पेशल टाइप का लिगेंड है जिसका नाम का स्पेलिंग स्पेशल ही लिखेंगे। CrCl2H2O होल 4। दूसरा है CrCl2H2O का होल 4, और बाहर में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ लिगेंड से एक क्लोरिडो है और एक एक्वा है, तो अल्फ़ाबेट में एक्वा पहले आएगा, तो टेट्रा एक्वा, वाटर को एक्वा कहते हैं। डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो क्रोमियम, देखिए 2 भीतर में और 1 बाहर में, क्रोमियम 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। तीसरा है K4, K4 FeCN का होल 6, ठीक है। तो आपको रूल्स पता है। इसमें सबसे पहले हमको करना होता क्या कि कटायन का नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद अनायन का नाम लिखा जाता है। तो लिखते हैं, पहले ये कटायन है
तो पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम हेक्सासियानो, हेक्सासियानो। इस पर निगेटिव चार्ज आया, इसलिए मेटल के नाम के अंत में 8 लगेगा, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हुआ। तो पोटेशियम हेक्सासियानो फेरेट 2 ये नाम लिखने का तरीका है, रूल्स हैं कुछ IUPAC ने दिया हुआ है और हम उन रूल्स के आधार पे ही नाम लिख पाते हैं। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये लेक्चर आने वाले हैं, आप उसमें ज़रूर देखें, लाभ प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। देखिए C6CHO, C डबल बॉन्ड O, इधर लिखता हूँ, सुविधा होगी मुझे लिखने में, H यहाँ, डबल बॉन्ड O प्लस, इसका रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड। ये सेमी कार्बाजाइड है और सेमी कार्बाजाइड से जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से ये निकल जाता है H2O। आपको याद होगा, बड़ा ही फेमस रिएक्शन है ये कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ H हो गया, डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, NH, NH2। नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, और यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगा, H2N यहाँ हुआ, तो देख यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, और ये हाइड्रोजन निकल जाने के बाद, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ये डबल बॉन्ड N, NH, CO, NH2, इसका तो इस नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में चला गया हुआ है, इसलिए वो गलत हो जाता। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यह प्रोडक्ट बना सेमी कार्बाजाइड। दूसरा ये A था, एक B है जिसमें कहता है कि थैलिक एसिड है, COOH, और यहाँ भी है COOH। SOCl2 से इसका रिएक्शन करवाया जाए तो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा, C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl, ये बनेगा C। ठीक है, अच्छा B कहाँ गया, B छूट गया, ये C था। ठीक है, B में देख लीजिए, B में है C6H5NH2, ये C6H5NH2, इसका रिएक्शन कराया है Br2 से, और कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है। अगर वाटर रहता तो कोई बात दूसरी होती, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर Br जाएगा, या NH2 हो गया, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर Br जाएगा, क्योंकि NH2 जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, और एक बार पैरा पोजीशन पर Br जाएगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, मैं थोड़ा सा जगह खाली कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 12, में कहता है हाउ आर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट को दो तरह का क्लासिफिकेशन है कि एक तो हम लोग हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर करते हैं, तो उसमें होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। बता दूं फिर से कि जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें जो सिंपलर यूनिट्स मिलते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब हुआ कि वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है, जिसको हम फर्दर छोटे यूनिट में नहीं तोड़ सकेंगे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है,
ये सब मोनोसेक्राइड्स हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब 1 से 10। अगर आपने किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करा और उसमें से 1 से लेके मतलब 2 से लेके 10 तक का मोनोसेक्राइड यूनिट मिला तो उसको कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। जैसे सुक्रोज, उसमें 2 यूनिट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज। एक होता है माल्टोज, 2 यूनिट ग्लूकोज। तो वो सब कहलाते हैं ओलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत, तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले उसको कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, रेफिनोज, ग्लाइकोजन वगैरह वगैरह। दूसरा क्लासिफिकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन उसमें आशय वही है सेक्राइड के बारे में। एक कहता है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर, जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो एक वो क्लासिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नेचुरल रबर? राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मोनोमर। नेचुरल रबर जो है ये पॉलीमर है, इट इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर है नेचुरल रबर। जो प्राकृतिक रबर है वह आइसोप्रीन का पॉलीमर है। और आइसोप्रीन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा हुआ है CH3, यही है आइसोप्रीन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 14, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो है वह एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है, मेडिसिन है, जो पैथोजेंस के ग्रोथ और को रोकता है और कभी कभी उसको मार भी देता है, जिसके थोड़े से अमाउंट हमारे लिए कभी कभी ज़रूरी भी हो जाते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स बनाया गया वो था पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया 1929 ईस्वी में। उससे पहले भी बना था सेल्वारसन, पॉल एलरिच ने बनाया था, लेकिन जो नाम है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का और वो एंटीबायोटिक्स था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन 2 तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। आप जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ मेडिसिन्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो वहाँ आपको एक अच्छा खासा टॉपिक बड़ा सा मिल जाएगा। उतना बड़ा लिखना नहीं है, यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। और दूसरा है एंटासिड्स। एंटासिड्स इससे तो सभी लोग वाकिफ़ हैं। एसिडिटी होती है, गैस बनता है, तो हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन एसिलॉक जिसमें मॉलिक्यूल है रेनिटिडीन, एक बड़ा ही कॉमनली यूज्ड एंटासिड है। ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रिवेप्राजोल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंटासिड का काम करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 14 तक था। ये सेक्शन बी समाप्त होता है। सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू हुआ। सो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ द रिएक्शन। ये बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही कॉमन सवाल है कि T99% जो होता है वो होता है T90% का 2 गुना। यही सवाल पूछा जा रहा है हमसे। T99% जो है वो T90% का 2 गुना होता है। तो बड़ा आसान है कि हम मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन A है, मान लीजिए। तो 90% कंप्लीशन के बाद 90% अगर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन के बाद जो बचेगा वो कितना होगा? A में से A का 90% घटा देना है। तो 1 0 काट दीजिए तो ये बच जाएगा A/10।
तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि T बराबर होता है 2.303/K। तो ये T 90% मैं यहाँ लिख सकता हूँ K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A माना हुआ है, फाइनल A/10, ठीक बात है, मान लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो T 90% बराबर हो जाएगा 2.303/K, और लॉग A से A तो कट गया, 10 बच गया, तो log 10 1 होता है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इस बॉक्स में कि T 90% बराबर 2.303/K, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक ऐसे ही हम T 99% निकालेंगे। T 99% कितना होता है और भाग दे देंगे, भाग देते ही सब तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अब करते क्या है कि T 99% निकालने के लिए अब फिर लिखेंगे दोबारा, आफ्टर 99% कंप्लीशन। अगर 99% कंप्लीट हो गया है तब कितना बच जाएगा, A में से A का 99% घटा देना है, तो हो जाएगा A/100। अब T 99% अगर आप निकालना चाहते हो तो 2.303/K लॉग A/100, A से ये कैंसिल हो गया, तो 2.303/K और log 100, तो log 100 2 होता है, 2 × 2.303/K। देखिए आ गया T 99%। अब हम डिवाइड कर देते हैं कि T 90%/T 99%। अब आपको समझ में आ गया होगा कि होगा क्या, तो 2.303/K बाई 2 × 2.303/K, ये कट गया तो 1/2 बचा। तो अब देखिए तो T 99% जो है वो 2 × T 90% हुआ, यही तो हमको प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। तो आसान होता है, जो सवाल पूछे जाते हैं वो आसान ही पूछे जाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट विथ रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 17, देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। तो ग्रुप 17 का पहला कहता ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 17 - 10 + 7, मतलब ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सभी एलिमेंट्स के द्वारा शो किए जाने चाहिए। लेकिन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसका केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 + 3 + 5 एंड +7, ये सबके लिए नून है और यही बता देना है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो चूंकि क्लोरीन ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब ग्रुप 18 से भी ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाता है। किनका? ग्रुप 17 का। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उसके बाद जो इंथैल्पी में चेंज हुआ उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो निगेटिव है, बिकॉज दे आर बैडली इन नीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
उनको बहुत ही ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है और निगेटिव वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर घटता है। लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन में बातें बिगड़ जाती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले, और ये सेकेंड पीरियड एनोमेली के कारण होता है। एक अगर फिर से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स में डाउट है तो आप चैनल पर जाएं और वहाँ ये सारे के सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो XeF2 का देखो केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। वेस्पर थ्योरी से इसको हम लोग निकालते हैं। इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है A में, B में HClO4, HClO4। तो देखिए HOCl 1 2 3, ये स्ट्रक्चर होता है HClO4 का। C BRF5, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और ये सब हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है। BRF5, ये BRF5 है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये H2SO4 है। और XeOF2 XeOF2, तो जेनन फ्लोरीन XeOF2 डबल बॉन्ड O। एक बार इसको कंफर्म हो लीजिए, यही स्ट्रक्चर होना चाहिए XeOF2 OF2 माइनस। इसको एक बार आप कंफर्म हो लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोजेनमंड्स रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन कहता है कि कोई भी एसिड क्लोराइड ले लीजिए, इसका रिडक्शन कर देना होता है बेरियम PD, बेरियम सल्फेट, पैलेडियम तो लेना ही होगा रिडक्शन करना है तो, और सल्फर, इसके प्रेजेंस में तो बनता है एल्डिहाइड, ये रोजेनमंड्स रिडक्शन है। और यहाँ पर सल्फर जो है वो पैलेडियम के लिए कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, जो पैलेडियम को बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करने देता है ताकि ये अल्कोहल में न बदले। तो ये रोजेनमंड्स रिडक्शन है। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, किसी तरह का कंपाउंड हो, सपोज कीजिए कि यहाँ फिनॉल ही ले लेते हैं। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, ये ले लीजिए, और यहाँ एनहाइड्रस AlCl ले लीजिए, एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन होता है एसाइल ग्रुप लग जाएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, COCH3 एसाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर लगेगा। अगर OH नहीं रहता तो भी ये ग्रुप लगता किसी पोजीशन पे। तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें ये एनहाइड्रस AlCl3 जो क्लोरीन ले लेता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। अल्डोल कंडेंसेशन केवल वैसा एल्डिहाइड शो करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। दो तरह का अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कहना ये है कि वैसा कार्बोनिल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसके 2 मोल मिलकर अल्डोल का निर्माण करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
इसी का नाम है अल्डोल, और इस रिएक्शन को कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। इसी को आप थोड़ा सा लैंग्वेज देकर और नोट्स में लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कन्वर्जन है। इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे? हाउ विल यू कन्वर्ट? 5 नंबर का सवाल है, 5 गो कन्वर्जन है। ए में है बेंजीन टू एनिलीन, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, बेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है। बेंजीन से यहाँ NH2 ग्रुप लगाना है। तो करना क्या होगा? बेंजीन से NH2 लगाना है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने टारगेट इक्वेशन लिख लिया है, और बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको एमाइड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2NH2 ऐसा करते हैं। बेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। तो हमें करना क्या है, इसका अगर हम एसाइलेशन करा देते हैं, CH3COCl एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3, तो एसाइल बेंजीन बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O Cl यहाँ लग जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम NH3 से करवा दें तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और हमें मिलता है एमाइड, जिसकी हमें ज़रूरत थी, CONH2। अब इस एमाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन Br2 प्लस KOH या NaOH रिएक्शन कराएंगे तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है और बन जाता है एक कार्बन कम वाला प्राइमरी एमीन एनिलीन। तो बन गया हमारा एनिलीन। तो बेंजीन से हमने एनिलीन बना लिया। दूसरा है क्लोरोबेंजीन से नहीं, क्लोरोइथेन टू प्रोपेन 1 एमीन। दूसरा है क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl, इससे बनाना है CH3CH2CH2NH2, ये हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए एक कार्बन बढ़ाना है। देख लीजिए, एक कार्बन बढ़ाने वाला रिएक्शन जो होता है वो KCN से रिएक्शन कराना होता है। तो CH3CH2Cn, और जैसे ही आप इसका रिडक्शन कर देंगे लाह से तो बन जाएगा CH3CH2CH2NH2। याद रखना है कि एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN का यूज करना ही पड़ेगा। C। तीसरा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, ये तो बड़ा ही कॉमन रिएक्शन है, प्रिपरेशन भी करते हैं एनिलीन का इससे। Sn प्लस HCl, इससे रिएक्शन कराने से या Fe आयरन प्लस HCl से भी बन जाता है, ये NH2 बना देता है, रिडक्शन हुआ है। चौथा है बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। तो ये वही रिएक्शन है जो ऊपर वाला पहले हम लोगों ने किया है, COOH से एनिलीन बनाना है। एनिलीन का मतलब ये NH2 हुआ, तो एक कार्बन घटाना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर NH3 से रिएक्शन आप कराते हैं तो बेंजामाइड बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा। और फिर वही बात यहाँ Br2 प्लस NaOH KOH से रिएक्शन करा दीजिए तो ये बन जाएगा NH2। तो इस तरह से हमने बेंजोइक एसिड से एनिलीन बना लिया। अब एक है एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, फिर एक कार्बन बढ़ाने वाला है। देखिए कन्वर्जन में दो ही बातें हैं, एक बार या तो बढ़ाने वाला है नहीं तो घटाने वाला है। तो यहाँ फिर से बेंजीन एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ABCDE। पांचवा एनिलीन, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल,
CH2OH, एक कार्बन बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने वाला जो रिएक्शन होता है वो फिर से KCN का यूज करना होगा। KCN का यूज करने के लिए NH2 को हटाना है। NH2 को चलिए हटा सकते हैं। आपको याद होगा रिएक्शन कि हम इसका अगर रिएक्शन HNO2 से करा दें, HNO2 मतलब NaNO2HCl, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन टेम्परेचर लेते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस। और इसका अगर हम रिडक्शन करा दें C2H5OH से अल्कोहल डाल दें तो बेंजीन बन जाता है। ठीक है, बेंजीन बन जाने दीजिए। और बेंजीन बन गया तो इसको अल्काइलेशन करा दीजिए, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एनहाइडस AlCl3 फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करा दिया तो उसके बाद अल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप इससे लग जाएगा। फिर इसका हम रिएक्शन करा देते हैं Cl2 से लाइट के प्रेजेंस में तो बनेगा CH2Cl। और तब इस Cl को हटाना है, एक्वस KOH हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और एक्वस KOH जब इस्तेमाल करेंगे तो बनेगा CH2OH। देखिए बेंजाइल अल्कोहल बन गया। देखिए रास्ते बहुत सारे हैं, अगर आपको रिएक्शंस याद हैं तो रास्ते बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हमें वो पाथवे मालूम होना चाहिए और वो पाथवे ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, एक प्रिस्क्राइब्ड हो जिसका एक वजूद हो। तो खैर चलिए, ये मैंने पहला सेट बनाया है, पहले सेट का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। आशा करते हैं कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आने वाले हैं आपके लिए, तो आप इसको एक बार बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें इस चैनल के बारे में। धन्यवाद। अगली बार अगले मॉडल सेट के साथ आपसे मुलाकात होगी।